गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज से हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक पिछला लेक्चर हम लोग क्लास 11th के कुछ चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। आज से क्लास 12th का भी टॉपिक डिस्कस होगा। तो पहला दिन है आज, ठीक है, और हम पहले चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्लास 12th में बच्चों पहला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है ना, पहला और दूसरा चैप्टर बेसिकली एक यूनिट है जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी में या फिर जो भी सीबीएसई फॉलो करती है उसके हिसाब से आपका पहला चैप्टर क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। ठीक है ना, तो हम लोग पूरा यूनिट वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर क्या है बच्चों हमारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर के नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि हमको इसमें किसके बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, स्टैटिक का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, किसके बारे में? रेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और इलेक्ट्रो जो वर्ड बना है वो किससे बना है? चार्ज से बना हुआ। ठीक है, यानी बेसिकली इस चैप्टर में हमको किसके बारे में पढ़ना है? चार्जेस के बारे में पढ़ना है जो रेस्ट में होंगे। ठीक है, दिस चैप्टर बेसिकली डील्स विथ चार्जेस विच आर एट रेस्ट। ठीक है, इस चैप्टर में बच्चों हम किसके बारे में पढ़ेंगे? चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, जो ही किसमें? रेस्ट में। तो हमें चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि जब ये चैप्टर ही रिलेटेड है पूरे चार्ज से, तो चार्ज के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हमें कुछ मालूम होना चाहिए। तो चार्ज क्या होता है बच्चों? चार्ज के बारे में कोई आइडिया? चार्ज तो नाम बहुत सुना है, लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या लिखेंगे? तो उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें समझ लेते हैं। हमें मालूम है बच्चों कि हमारे जो भी मैटर हैं वो किससे मिलके बने हैं। ठीक है ना, वो एटम से बने हुए हैं। एटम के अंदर क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हर एक एटम, ठीक है, हर एक एटम क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जब तक उस पर किसी मेथड से हम चार्ज क्रिएट करना तो शब्द गलत है, चार्ज उस पर ट्रांसफ़र ना किया। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकली क्या होता है? बेसिकली ये न्यूट्रल होता है, कोई भी एटम। ठीक है, अब उस एटम से ध्यान से सुनिए, एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आपको समझ में आए। मान लीजिए हम सोडियम एटम की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, सोडियम एटम पे बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं? 11। ठीक है ना, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11। ठीक है, तो जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने ही क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यानी टोटल चार्ज इसमें क्या है? इस एटम पे क्या है? 0 है। टोटल चार्ज क्या है? 0 है। अब ये सोडियम एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो क्या हो जाएगा बच्चों? इस पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 11 प्रोटॉन हो जाएंगे। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन की एक संख्या कम हो गई। तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? 11 पॉजिटिव हैं, 10 नेगेटिव हैं। तो सोडियम पे नेट चार्ज कितना बचा बच्चों? 1 पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि इस एटम पे चार्ज आ गया। तो बेसिकली चार्ज आता कहाँ से है? इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से या फिर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अब या तो वो कंडक्शन मेथड से आए, इंडक्शन मेथड से आए, ठीक है ना, रब करने की वजह से आए, जिस वजह से आए उसमें भूमिका किसकी रहेगी? इलेक्ट्रॉन की रहेगी। ठीक है, तो आइए, ये बेसिक सी बातें मैं किया था कि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए। हालांकि आप केमिस्ट्री में इसके बारे में डिटेल में पढ़े होंगे। ठीक है, तो आइए चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं कि चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो चार्ज क्या है बच्चों? चार्ज इज फंडामेंटल property of
matter. Charge is fundamental property of matter which arises due to excess or deficit of इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। फंडामेंटल क्या होता है बच्चों? फंडामेंटल मतलब मौलिक। ठीक है ना। सिविक्स में तो आपने पढ़ा ही होगा फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार आपके। ठीक है ना। यानी सबसे मूलभूत चीज़ की बात हो रही है। यानी एटम बेसिकली हमारा किससे मिलके बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। ठीक है ना। उससे छोटा अभी कुछ नहीं है। क्लियर है। तो जो चार्ज है हमारा सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का, जो किस वजह से आता है? या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है या तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। ठीक है ना। चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच अराइजेज ड्यू टू एक्सेस और डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच इट शोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। किसी भी मैटर पे, किसी भी एटम पे अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गया है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके वजह से वो कुछ हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या हो गया बेसिकली बच्चों? आगे हम पढ़ेंगे कि अगर किसी एटम पे चार्ज है या किसी मटेरियल, किसी बॉडी पे चार्ज है, किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है तो उसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वही चार्ज आपका मूव करने लगेगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ठीक है ना। तो हमें याद रखना है बच्चों की चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। ठीक है। बस इतनी सी बात से हमारा काम हो जाएगा। अब जब चार्ज की डेफिनेशन के बारे में हमने बात कर लिया है तो चार्ज की प्रॉपर्टीज भी मालूम होनी चाहिए। ठीक है ना। कुछ तो बेसिक ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो ज़रूरत है आपको, वो आना ही आना चाहिए। सारे बच्चों को आता है तो आपको भी आना चाहिए। उसके अलावा भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आइए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्लियर है। ठीक है। तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है, चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव होता है, इन सब के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, वो मिस ना हो जाए, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ध्यान से देखिए। पहला जो प्रॉपर्टी है बच्चों वो क्या कह रहा है? चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। क्लियर है। इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ बच्चों? कि चार्ज के साथ मास हमेशा एसोसिएटेड रहेगा। कहने का मतलब है किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा या फिर आ रहा होगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का हमारा मास भी होता है। ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है तो मास ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है ना। लेकिन इसी को उल्टे में कहें तो क्या ये बात सही रहेगी? क्या मास ट्रांसफ़र हो रहा है तो चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या कह रही है? चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज इफ चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम one body to other, then mass is also transferred. Mass is also transferred. ठीक है ना। हाँ बस, लेकिन इसके उल्टा जरूरी नहीं है कि वो स्टेटमेंट सही हो। तो चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास बट मास इज नॉट एसोसिएटेड विथ चार्ज। ठीक है ना। यहाँ पे आगे लिख भी सकते हैं, बट mass is not associated with charge।
क्लियर। अब इस बात को समझने के लिए हम एक छोटा सा रफली फिगर बना लेते हैं कि आपको क्लियर हो जाए। मान लीजिए इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग में ये न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया बच्चों, तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इस पर साइन पॉजिटिव आ गया। इस पर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो साइन नेगेटिव आ गया। अब इलेक्ट्रॉन बेसिकली बच्चों इस पे जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का मास भी तो जा रहा है, यानी इस बॉडी पे मास कितना इंक्रीज हो गया। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि हमारा कोई चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है तो मास भी उसके साथ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो चार्ज के साथ मास हमेशा एसोसिएटेड होगा, पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। आइए दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में जानें। दूसरी भी प्रॉपर्टी बहुत ही खास प्रॉपर्टी है चार्ज की। क्या है, ध्यान से देखिएगा। चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। चार्ज कैसा है बच्चों, इनवेरिएंट है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज चार्ज इज not depend on frame of reference, not depend on frame of reference, ठीक है ना। मतलब वो फ्रेम मूविंग है या रेस्ट में है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि चार्ज अगर रेस्ट पे है या चार्ज मोशन में है, चार्ज ही है, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई ऑब्जेक्ट कितने हाई स्पीड या हाई वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी इंक्रीज करने पे चार्ज पे कोई अंतर नहीं आना है, ठीक है ना। ये बातें क्यों डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। जैसे कि मास हुआ हमारा बच्चों, ठीक है। मास हम जानते हैं कि वैरी नहीं करती है, ठीक है ना, एट लो स्पीड, ठीक है। लेकिन क्या हो अगर स्पीड बहुत ही ज़्यादा हो जाए, स्पीड में लाइट के कंपेयर में लेके अगर बात करूं, उस केस में क्या हो, तो उस केस में क्या होता बच्चों, आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसमें बताया गया है कि जो मास है, ठीक है, वो स्पीड से वेरी करती है। m0 हमारा बेसिकली क्या होता है, रेस्ट मास होता है, ठीक है ना। क्या होता है बच्चों, रेस्ट मास होता है। तो अगर स्पीड हमारे लाइट के कंपेयर में 1 - v²/c², ठीक है ना, ये इक्वेशन होता है। अगर स्पीड हमारी बहुत ज़्यादा है तो मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन चार्ज के साथ नहीं होता। इसको आप कितनी भी रफ्तार दे दो, चार्ज की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा, चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। अब ये देख रहे हैं आप, अच्छा इन जनरल हमें क्यों नहीं फील होता है कि मास बढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पे c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, और उसका भी स्क्वायर है ये, मतलब 9 × 10⁻16। और मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए या फिर इन जनरल लाइफ में आप किसी भी बॉडी को कितनी स्पीड दे सकते हैं, अधिक से अधिक कितनी स्पीड दे सकते हैं, एस्केप वेलोसिटी दे देंगे, और क्या देंगे, इससे ज़्यादा क्या स्पीड देंगे। तो ये टर्म को 10⁻16 से डिवाइड होना है, तो ये बहुत ही छोटा आएगा, 0.00000 समथिंग आएगा, यानी 1 में से कुछ सिग्निफिकेंट नहीं घटने वाला है। इसीलिए इस m और इस m0 में कोई भी चेंज नहीं आता। लेकिन ये केस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अलग हो जाती है, ठीक है ना। वेलोसिटी अगर लाइट के कंपेरेबल है तो मास में चेंज होने लगता है, ठीक है। अभी आप लोग रेडियो एक्टिविटी में आगे जाके पढ़ेंगे, अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ठीक है, उसमें उनकी स्पीड ऑलमोस्ट लाइट के कंपेरेबल होती है, 90 to 95%। इस स्पीड से वो पार्टिकल चलते हैं। तो ये जो टर्म होगा उस समय कुछ सिग्निफिकेंट होगा, 1 में से कुछ ठीक ठाक घटेगा, ठीक है। तो वहाँ पर मास वैरी करने लगेगा।
ये चीज़ हमारा चार्ज के साथ नहीं होता है। इसी का मतलब होता है चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर, मतलब चार्ज जो रेस्ट में है वही मोशन में, ये फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी थी जो कि आपको समझ में आ गई होंगी। आइए इसके बाद जो प्रॉपर्टी है बच्चों, देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना, नाम तो सुने ही होंगे इसका, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आइए पहले इसको समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या हो। मैं कहूँ कि अगर कोई एक बॉडी है मेरे पास, ठीक है ना, और यहाँ पे कोई दूसरी बॉडी, किसी भी प्रोसेस से मैंने इस बॉडी से इस बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया, ठीक है, एक और ट्रांसफ़र किया, एक और ट्रांसफ़र किया। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन इस पे जो ट्रांसफ़र किया मैं आधा ट्रांसफ़र कर दूं, या फिर ऐसा हो सकता है क्या कि -2/3, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना भाई, पैसा थोड़ी नहीं है कि आधा बांट दिए। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड फॉर्म में वैसे ही एग्जिस्ट करता है, वो उससे छोटा नहीं हो सकता है। मतलब मैं आधा इलेक्ट्रॉन तो नहीं ट्रांसफ़र कर सकता, 2/3 भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मतलब जब भी ट्रांसफ़र करूँगा तो कैसे करूँगा, 1 2 3 ऐसे। मतलब जो भी चार्ज ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो इंटीजर में होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल होंगे किसके, ई के। ठीक है, किसी बॉडी, जैसे मान लीजिए आप एल्युमिनियम पे Al3+ ऐसे पढ़े हैं, मतलब इसमें से क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, Na+, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, Cl-, मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया। ऐसा कभी नहीं ना पढ़ा है कि 2/3 -2/3। जब भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे होंगे, वो हमेशा इंटीजर में ही ट्रांसफ़र होंगे। 1 ट्रांसफ़र हो रहे होंगे, 2 हो रहे होंगे, 3 हो रहे होंगे, डिपेंड अपॉन वैलेंसी कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बेसिकली क्या है बच्चों कि चार्जेस आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ई क्या है बच्चों, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम ई कहते हैं। कितना है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अभी हमने चार्ज की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, तो जो भी होगा इससे ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना, जो आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा हो। तो इसी को हम बच्चों कैसे लिखते हैं, Q = ±NE। ठीक है, मतलब जो भी हमारे यहाँ पे चार्ज होंगे, ठीक है ना, वो E के ही इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। N क्या है बच्चों, यहाँ पे इंटीजर है। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे। और ये प्लस माइनस बता रहा है कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, आइए इसको देखिए कैसे समझेंगे हम, इस पर कुछ चर्चाएं कर लेते हैं, फिर अगली प्रॉपर्टी पे बढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जो छोटी छोटी बातें हैं वो टॉपिक के साथ ही डिस्कस हो जाए तो ज़्यादा ही ठीक रहेगा। ठीक है, देखिए अगर मैं कहूँ बच्चों कि किसी बॉडी पे 3.4 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, ठीक है ना, किसी बॉडी पे इतना चार्ज, तो क्या ये चार्ज पॉसिबल है, इज दिस चार्ज पॉसिबल। तो इस सवाल को पूछने का मतलब क्या है, ये सवाल आपसे बस इतना जानना चाहता है, क्या इतने कूलम चार्ज में नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है क्या वो इंटीजर में है। ठीक है, अगर इंटीजर में है तो पॉसिबल है, नहीं है तो नहीं पॉसिबल है। यानी Q बराबर क्या हो गया बच्चों, NE। अभी हमने लिखा है Q कितना दिया बच्चों, 3.4 × 10⁻⁹ इक्वल टू N, और E कितना लिख लेते हैं,
1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे ये उड़ जाएगा बच्चों, n की वैल्यू कितनी आ गई 34/16, और डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 17/8। 17/8 क्या इंटीजर है? नहीं सर, ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर नहीं है तो ये चार्ज पॉसिबल भी नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट इसका यूज़ तो करने आना ही चाहिए कि कहाँ पर यूज़ करेंगे। डेफिनेशन ही नहीं रट लेना है कि इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और जब सवाल ऐसे आ गया तो दिमाग ही नहीं काम किया कि ये लगाना है। क्लियर है? आइए, और क्या इससे रिलेटेड कुछ हम समझ सकते हैं? तो हमें मालूम है चार्ज की यूनिट क्या होती है बच्चों? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। ठीक है ना, कूलम एक रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है ना, जिनके नाम पे ही उनको सम्मान देने के लिए चार्ज की यूनिट क्या रखी गई? कूलम रखे गई। पूरा नाम क्या है इनका? चार्ल्स अगस्टिन कूलम से ना। ठीक है, आप देख लीजिएगा, बुक में रेफर कर लीजिए, ऐसा ही कुछ नाम है इनका। अब पहले ये समझ लेते हैं बच्चों कि एक कूलम छोटी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है, क्योंकि जिस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका इस बात से लेना देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, 1 कूलम इज बिग और स्मॉल यूनिट, बिग और स्मॉल यूनिट। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? सिंपल सी बात है, क्वांटाइजेशन पढ़े किस लिए हैं? अभी तो पढ़े हैं। एन यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? Q/E। Q हमें मालूम है कितना है? 1 कूलम। E हमें मालूम है कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹। इसे सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा? अप्रॉक्सीमेट 6.258 या फिर 285 इंटू 10⁻18। यानी एक कूलम बहुत बड़ी यूनिट है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 10⁻18 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? इसीलिए जब भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना कूलम्स लॉ में या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो एक कूलम करके चार्ज नहीं होगा, माइक्रो कूलम में मिलेगा, मिली कूलम में मिलेगा, नैनो कूलम में मिलेगा। ठीक है, अब एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन आपसे पूछा है ना, बहुत खूबसूरत सा पूछा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है कि हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर क्यों कर देते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे? वाई क्वांटाइजेशन इज इग्नोर्ड? वाई क्वांटाइजेशन इज इग्नोर्ड? कब की बात हो रही है बच्चों? मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, तो आइए इस बात को समझते हैं हम कैसे। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, न्यूमेरिकल डेटा ले लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब हम बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो क्यों क्वांटाइजेशन इग्नोर कर देते हैं? इग्नोर करने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो चार्ज इंटीजर में है कि नहीं है, जब मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं। ठीक है ना, सब इससे भी सरल भाषा में आप समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि जब आप मान लीजिए कूलम्स लॉ एक क्वेश्चन करेंगे ना कि कहीं पर आपको फोर्स निकालना है किसी चार्ज पे, तो आप इस चार्ज की वजह से फोर्स का डायरेक्शन दिखा दोगे, इसके वजह से डायरेक्शन दिखा दोगे, इसको कैलकुलेट कर लोगे। आप ये पता करने की कोशिश नहीं करोगे कि ये जो क्यू है क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है ना, तो सवाल यही कह रहा है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इस बात का ध्यान ही नहीं देना चाहते हैं, या ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं होती है कि चार्ज इंटीजर में हमारा है कि नहीं। ठीक है ना, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो इंटीजर में है कि नहीं। तो ऐसा क्यों होता है, तो आइए समझ लेते हैं। Q बराबर क्या होता है बच्चों? NE। N बराबर क्या हो जाएगा? Q/E। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अभी हम देखें 1/E लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, और 1/E क्या हो जाएगा बच्चों? Q इंटू 6.258 इंटू 10⁻⁻ प्लस 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, अब खुद सोचो, n हमारा क्या है बच्चों? इंटीजर है। n किसके इक्वल है? Q इंटू दिस मच। ठीक है, ठीक है, तो पहले मैं उल्टा करके देखता हूँ, मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात नहीं करता, मैं चार्ज की वैल्यू कम ले रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, अगर चार्ज मान लेते हैं हमारा 10⁻⁻10 ऑर्डर का है, ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का है, आगे कुछ भी हो, ये क्या है? 10⁻⁻10 है।
तब क्या ये वैल्यू, क्या इतने चार्ज में हमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो इंटीजर में मिलेंगे? तो ये हो गया 10 टू द माइनस 10। यहाँ पर क्या है बच्चों 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इसे आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 8। मतलब इतनी छोटी वैल्यू में लिया हूँ तब भी मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं, इंटीजर आ रहे हैं। 10 टू द पावर 8 है ना, 3 जीरो इसको दे दिए, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। अभी भी 10 टू द पावर 5 बचा हुआ है। अच्छा मैं इससे और छोटे पे जाऊँ तो मैं चला जाता हूँ 10 टू द पावर 15 पे चला जाता हूँ, -15 अप्रॉक्सीमेटली। क्यू हमारा कितना है 10 टू द पावर -15। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6.25 से 10 टू द पावर 18 से। क्या आ जाएगा बच्चों हमारा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 3। अभी भी बच्चों आप देखोगे तो ये क्या है हमारा, इंटीजर ही है। यानी मैं इतनी छोटी क्वांटिटी लिया हूँ चार्ज की 10 टू द पावर -15 में, लमसम फर्मी लेवल है ये एंगस्ट्रॉम में है। तो ये तो सवाल किसके लिए है बच्चों, मैक्रोस्कोपिक लेवल के लिए। मतलब कि जो भी हम चार्ज लेंगे इससे बड़ी लेंगे, माइक्रो कूलम हो जाएगा, नैनो कूलम हो जाएगा। कूलम तो खुद में बड़ी यूनिट है, कूलम से आगे गए, ठीक है ना, 2 कूलम, 3 कूलम, 10 कूलम, ठीक है, या फिर मेगा कूलम, ये सब बहुत बड़ी यूनिट हो जाएंगी। तो आपको जब दिख रहा है कि 10 टू द पावर -15 ऑर्डर का अगर कोई चार्ज है तब भी हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं, इंटीजर में आ रहे हैं। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल तो जाहिर सी बात है क्या आएंगे, इंटीजर आएंगे। जब इतनी छोटी वैल्यू के लिए ये इंटीजर दे रहा है तो इससे सारी बड़ी वैल्यू के लिए क्या देगा, इंटीजर ही देगा। तो यही क्वेश्चन है बच्चों, क्यों हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि 1 कूलम अपने आप में ही खुद बहुत बड़ी यूनिट है। 1 कूलम में 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इससे देखो बच्चों अगर कम लेते हैं, 10 टू द पावर -16 लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचता है 10 टू द पावर 2। अभी भी ये क्या होता 625 आता, दिख रहा है ना। 10 टू द पावर -16 होता तो पावर यहाँ पे 2 हो जाता, यानी 100 से इसमें मल्टीप्लाई करते कितना होता 625। क्लियर है। यानी उसके नीचे 10 टू द पावर -17, -18 ऐसे लेंगे तब जाके हमको दिक्कत होगी कि अच्छा जो चार्ज लिए हैं क्या उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीजर में होंगे कि नहीं। तो आपको ध्यान होगा जो इससे पहले मैं जो सवाल कराया था ना, वो जानबूझ के मैं डेटा कैसा लिया था 3.4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इससे कम था ना ये। तो इसमें दिक्कत हो सकती है। लेकिन हम लोग ये तो माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर रहे हैं। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होगा, ठीक है ना, ये खुद ही अभी कम यूनिट है। नैनो कूलम, माइक्रो कूलम, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6, नैनो मतलब 10 टू द पावर -9। तो इससे तो बड़ी यूनिट है ये। तो इससे और बड़ी यूनिट लेंगे, इस यूनिट पे अगर इंटीजर मिल रहा है तो इससे बड़ी यूनिट पे इंटीजर मिलेगा ही। तो अगर हम मिली कूलम भी लें तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कूलम में तो आपको मालूम ही है 1 कूलम में इतने होते हैं। 1 कूलम से ऊपर गए पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए क्वांटाइजेशन हम इग्नोर कर देते हैं अगर हमारा चार्ज क्या दिया है, चार्ज का वैल्यू ज़्यादा दिया हुआ है। ज़्यादा का मतलब माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, ठीक है ना, मिली कूलम, कूलम, मेगा कूलम, किलो कूलम, जैसे भी दिया हो, ठीक है। क्योंकि उसमें इंटीजर हमारे आएंगे ही आएंगे, ये सब कुछ जानता है। चलिए, तो अब बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी बची है हमारी, एक प्रॉपर्टी है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो एक डेफिनेशन तो बहुत फेमस है जो आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन में से ही, एनर्जी में क्या, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसी तरह इसमें भी होता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। यही हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो चलिए ये तो ठीक है, ये स्टेटमेंट मालूम है आपको तो अच्छी बात है। लेकिन अब 12th में आ गए हैं तो थोड़ा सा अच्छा डेफिनेशन इससे समझते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या है बच्चों, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम
algebraic sum of charges remain always same, या फिर कांस्टेंट लिख सकते हो, ठीक है ना। ये डेफिनेशन आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। आइए इसको समझते हैं, ये क्या कह रहा है। कह रहा है किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है ना। देखिए एक सिस्टम हम बना लिए समझने के लिए आपके लिए। इसमें एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, दो ही बॉडी ले लेते हैं। इस पे मान लेते हैं कि 10Q चार्ज है और इस पे 6Q चार्ज है। टोटल चार्ज कितना है बच्चों? टोटल चार्ज कितना है? 16Q, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशन थी। अब ये इसको 4Q दे दिया तो बाद में जो फिगर बनेगा कितना हो जाएगा इस वाले पे बच्चों? 6Q, और इस पे कितना हो जाएगा? 10Q, ठीक है। दो और दे दिया मान लेते हैं, दो और 2Q और दे दिया तो अब इस पे कितना हो जाएगा? 4Q, और इस पे कितना हो जाएगा? 12Q। अभी भी बच्चों आप देखोगे तो टोटल चार्ज कितने हैं? 16Q। बात समझ में आ रही है? कितने हैं चार्ज? 16Q। मतलब स्टार्टिंग में भी कितने थे? 16Q, बाद में भी कितने? 16Q। अगर इस 16Q की जगह 15Q मिल जाता, इसका मतलब हम कहते हैं कि चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया। अगर 16Q की जगह 17Q मिल जाता तो कहते हैं कि चार्ज क्रिएट हो गया, लेकिन अभी तक ऐसा पाया नहीं गया है। हाँ, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जो सिस्टम चूज़ किए हैं उस सिस्टम के बाहर किसी बॉडी से चार्ज का लेना देना नहीं है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिंपल सा है। देखिए कि अगर मैं आपको एग्जांपल ले लूँ सोडियम क्लोराइड का, ठीक है ना, NaCl। NaCl में बच्चों नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज कितना है इस पर? कुछ नहीं है ना, 0 है। इसको आयन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं Na+Cl-। तो अब देखो बच्चों, अगर मैं इस सिस्टम को चूज़ किया हूँ तो इसमें सोडियम भी है और क्लोरीन भी है, तो हमको फिर से ऐसा ही सिस्टम लेना है जिसमें सोडियम और क्लोरीन, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अब इसको मैं कह दूंगा कि ये हमारा सिस्टम है। तो इस पे नेट चार्ज 0 था, इन दोनों पे देखो नेट चार्ज कितना है बच्चों? 0 है। हाँ, इस पे नेट चार्ज कुछ है, इस पे भी नेट चार्ज कुछ है, लेकिन पूरे सिस्टम पे नेट चार्ज क्या है? 0 है। तो वहीं कह रहा है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक बार जो आप सिस्टम चूज़ कर लिए, ठीक है ना, तो उस सिस्टम पे जो नेट चार्ज है वो हमेशा उतना ही रहेगा। 2 है तो 2 रहेगा, 0 है तो 0 रहेगा, ठीक है। अगर इसमें कम या ज़्यादा होता तब हम कहते हैं कि चार्ज क्रिएट हो गया या फिर डिस्ट्रॉय हो गया। हालांकि अभी तक कोई भी ऐसा एक्सेप्शन नहीं मिला है, ठीक है ना। तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्लियर है। चलिए, क्वांटाइजेशन हो गया, कंजर्वेशन हो गया, ठीक है। और क्या होता है बच्चों? एक है आपका प्रॉपर्टी बच्चों, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो ये तो सारे बच्चे समझ गए होंगे। चार्ज कैसी क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर है, तो स्केलर को जोड़ने और का कोई स्पेशल रूल है नहीं, सिंपल मैथमेटिक एडिशन कर देंगे। वेक्टर रहता है तो वेक्टर के नियम से जोड़ते हैं। तो चार्ज हमारी कैसी क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ कि किसी सिस्टम में +Q चार्ज है, 2Q चार्ज है, -3Q चार्ज है, 10Q चार्ज है, अब पूछूंगी नेट चार्ज बताओ, तो क्या इसमें वेक्टर लगाना है? नहीं ना, सिंपल ऐड कर लो। 10 + 2 कितना हो गया? 12। 12 में से 4 जाएगा बच्चों, 8Q होगी। मतलब ये प्रॉपर्टी क्या कहता है बच्चों? चार्जेस कैन बी एडेड बाय सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन, ठीक है ना। कोई कैलकुलस वैलकुलस लगाने वाली चीज़ नहीं है। हालांकि कैलकुलस इनफैक्ट वो भी अलजेब्रा ही है, ठीक है ना, जोड़ने का ही काम है, डायरेक्शन का में इसमें कोई ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो आपका एडिटिव नेचर भी हो गया, क्वांटाइजेशन भी हो गया, और क्या हो गया? कंजर्वेशन भी हो गया। चार्ज इनवेरिएंट होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। चार्ज मास के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ये भी पढ़ लिया। अब इसको छोड़ के छोटी मोटी जो बातें हैं वो भी हम जान जाते हैं। चार्ज बेसिकली कितने टाइप के होते हैं बच्चों?
चार्ज कितने टाइप के होते हैं? चार्ज ऑफ टू टाइप, ठीक है। कौन कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो बच्चों या फिर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, इनमें क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो इस स्टेटमेंट को क्या लिखा जाता है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। एक क्वेश्चन बच्चों आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, सोच के इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। क्या है? इज लाइक चार्जेस या फिर आर लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर? सोच के आंसर बताइएगा। तो मुझे लगेगा कि आप वीडियो पूरा देखें। आर लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ठीक। अनलाइक चार्ज होंगे तो बच्चों क्या होंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। मतलब अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये बच्चों बातें हो गई हमारे किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, उसको कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके बाद हम कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू।